बैठ जाओ, बहुत टाइम लगा है, आज गर्मी बहुत है। चलो बच्चा लोग, कल हम लोगों ने जो बात करी थी, हम लोग कल टेंशन की बात हो गई थी और हमने टेंशन के साथ में एक्सेलरेशन की बात कर ली थी। लास्ट टाइम पे जो हमने बात करी थी वो हमने कहा था कि हम तुम लोगों से कि अगर कोई तुम्हारे पास में फोर्स, कोई तुम्हारे पास मास है, कोई तुम्हारे पास क्या है, मैंने कहा बेटा अगर किसी एंगल पर फोर्स क्या लगाया गया, F, किसी एंगल पर अगर फोर्स F लगाया गया तो बताओ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो तुम बोले सर जी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसके कारण ही कोई ब्लॉक चलेगा। जो ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक चलेगा तो जिस प्लेन पर वो रखा है, मान लो इस प्लेन पर रखा है, तो इस प्लेन के जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा उस फोर्स के कारण ही ये चलेगा। मतलब इसको अगर हम इधर ले रहे थे तो यहाँ पर क्या आया था, F cos थीटा, और जो मैंने कल कहा था कि F बराबर होता है ma, F की जगह हमारा हो गया था F cos थीटा बराबर ma। ये मेरा एक्सेलरेशन का फार्मूला आ रहा है, ठीक है। बैठ जाओ जल्दी, जहाँ भी बैठ रहे, सही है। अब हम लोग इसके अगले बात करते हैं, क्वेश्चन। देखो एक बार समझो बच्चों, या तो तुमसे बोले वो इस प्रकार से, ध्यान रखना फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, अगर उसने कहा कि मैंने इधर की ओर F फोर्स लगाया, ठीक है, और ये एंगल कितना है, थीटा, तो तुम जो इसको चलने के लिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो F cos थीटा बराबर m, A बराबर हो जाएगा F cos थीटा अपॉन m, ठीक है। तब भी यही हो जाएगा, तब भी यही। अब तुम मुझे बस एक क्वेश्चन बता दो, एक क्वेश्चन करो। मेरे पास एक ब्लॉक है, मान लो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक और ब्लॉक है जो 3 किलोग्राम का है। इधर की ओर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, और जो ये एंगल है वो है 53 डिग्री, 50। तो सबसे पहले खाली तुम्हें मुझे ये बताओ कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी, इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन होगी, कैसे होगा ये, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी। बताओ
देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर जो फोर्स लेना है F, वो तुम्हें वो लेना ही नहीं है। तुम्हें कौन सा फोर्स लेना है इसमें तुम सिर्फ लोगे इधर की ओर, और इधर की ओर फोर्स क्या हो जाएगा, F cos 53, F cos 53। अब देखो F ऐसे ही, F की वैल्यू 20 और cos 53 की वैल्यू क्या होती है, 3/5, 3/, तो आंसर क्या आया, 5 चौक 20, 4 तिया 12 न्यूटन। अब सबसे पहले निकालो एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितना लग रहा है 12, मास कितना हो जाएगा 3 और 2 5, अब 3 और 2 5 तो कितना आया, 5 दूनी 10, 5 चौक, ये एक्सेलरेशन आया। अब देखो इसमें टेंशन क्या होगी, तो ये रस्सी किसको खींच रही है, सिर्फ 3 को, तो 3 इंटू एक्सेलरेशन, 3 इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो 3 चौक 12 के 2 वहां से लगा 1, हाँ 3 दूनी 6 और 1, कितना न्यूटन टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, सिर्फ 7.2 न्यूटन स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, ठीक है, सिर्फ इतना टेंशन आएगा, 7.2 न्यूटन स्ट्रिंग के अंदर आएगा टेंशन, ठीक है। उसके बाद अगला है पड़ेगा इम्पल्स। अगला हेडिंग पड़ेगा इम्पल्स। करें इसको, करें। अब देखना सर, अगर मैं इम्पल्स की बात करूं, सबसे पहले समझो इम्पल्स होता क्या है। मैंने तुमसे कहा कि मान लो किसी ने गेंद फेंकी, गेंद तुम्हारे कहाँ टकराई, बैट से। अब गेंद और बैट का संपर्क बहुत कम समय के लिए होगा, लेकिन तुम्हारे बैट ने जो एवरेज फोर्स लगाया, वो फोर्स और जो बहुत कम समय के लिए संपर्क हुआ, उसका गुणा, मल्टीप्लिकेशन ही हमारा क्या कहलाएगा, इम्पल्स कहलाएगा, ठीक है। तो इसे रफ करूं पहले, इम्पल्स क्या होता है, शॉर्टेस्ट टाइम इनटू एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी, ठीक है, कॉल्ड इम्पल्स। इधर देखो, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का फार्मूला होता है आई होता है बेटा फोर्स इनटू छोटा सा समय, फोर्स इनटू छोटा सा समय। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, समय की यूनिट सेकेंड, क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड, यूनिट न्यूटन सेकेंड। सर क्या बोलेंगे, इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स को बोलते हैं हम लोग आवेग, क्या बोलेंगे, आवेग, ठीक है। आवेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा लगाया गया औसत बल मतलब एवरेज फोर्स, औसत बल तथा संपर्क में लगा छोटा से समय के गुणनफल को, इम्पल्स या फिर आवेग कहते हैं। इम्पल्स कहते हैं या फिर क्या बोलते हैं, आवेग कहते हैं, ठीक है। इम्पल्स आई बराबर फोर्स इनटू छोटा सा समय, इम्पल्स का फार्मूला होता है। ये सब तुम्हें बस मैंने खाली लिख दिया है। क्या, कोई गेंद आई, तुमने बल्ले से गेंद मारी और गेंद और बल्ले के संपर्क बहुत कम समय के लिए हुआ, बहुत कम समय के लिए। जो वो बहुत कम समय के लिए हुआ वो समय, और जो तुमने एवरेज फोर्स लगाया था वो फोर्स,
का मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा ही क्या कहलाएगी तुम्हारी इम्पल्स कहलाएगी या आवेग कहलाएगी। सही है, जरूरी नहीं तुम बैट से मार रहे हो, मैं किसी गेंद को पकड़ूं और इस दीवार में मारूं, ठीक है, तब भी तो दीवार और गेंद के बीच में संपर्क बहुत कम समय के लिए होगा, वहां पर भी क्या होगा इम्पल्स होगा। ठीक है, या तुम मान लो तुम कहीं अच्छी जगह पर हो, ठीक है, और वहां पर तुम फिसल के गिर जाओ तो जितनी तेजी से गिरोगे उतनी तेजी से उठोगे, तो देखना ले, ठीक है, वहां पर भी इम्पल्स हो जाएगा बहुत कम समय के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, उतार लिया, खत्म करूं इसको। अब देखो बेटा इम्पल्स दो प्रकार का है, खत्म कर रहा हूं इसको। अब देखो सर इम्पल्स जो है ना वो मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। दो कैटेगरी कौन सी? पहला कैटेगरी वो यदि फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स कांस्टेंट का मतलब है फोर्स नहीं बदल रहा है, यदि फोर्स नहीं बदल रहा है, और दूसरा है फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स समय के साथ में क्या हो रहा है बदल रहा है, समय के साथ में या डिस्प्लेसमेंट के साथ में फोर्स क्या हो रहा है बदल रहा है। दो टाइप, अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, देखो फोर्स कांस्टेंट, इम्पल्स का फार्मूला वही जो मैंने F इंटू छोटा सा समय, F इंटू छोटा सा समय, ठीक है, ये हो जाता है इम्पल्स, फोर्स इंटू छोटा सा समय। अब देखो बेटा अगर कहीं ग्राफ आ गया, एक तरफ ग्राफ फोर्स और एक तरफ ग्राफ टाइम, एक तरफ फोर्स और एक तरफ टाइम, यहाँ पर फोर्स बदल नहीं रहा है, फोर्स जो है वही है, कांस्टेंट है, फोर्स नहीं बदल रहा है। अगर फोर्स नहीं बदलेगा, मान लो ये फोर्स रहा, ये फोर्स रहा, यहाँ से यहाँ तक ये फोर्स रहा, तो इसका जो ये एरिया कहलाएगा, जो इसका एरिया होगा वो एरिया क्या कहलाएगा तुम्हारा इम्पल्स कहलाएगा। ध्यान रखना, एरिया क्या कहलाएगा इम्पल्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है, देखो फोर्स यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना ही है, हर जगह कितना है उतना, यानी कि फोर्स बदल नहीं रहा है। लेकिन अगर फोर्स तुम्हारा बदलता है, अगर फोर्स तुम्हारा बदलता है, ठीक है, अगर फोर्स बदलेगा तो देखना इम्पल्स का फार्मूला, इम्पल्स का फार्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू छोटा सा समय, छोटा सा समय, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। जहां पर भी चेंजमेंट आती है, जहां पर भी कोई चीज बदलती है तो वहां पर क्या करना पड़ता है हमको इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक बेटा? T1 से लेके T2 तक, T1 से लेके T2 तक, ठीक है, ये हमको करना पड़ता है इंटीग्रेशन जहां पर बदलता है। ठीक, अब इसमें देखना, इसमें देखना बेटा, अगर इस तरफ तुम्हारा फोर्स है और इस तरफ तुम्हारा क्या है टाइम, फोर्स और टाइम है, तो चेंज का मतलब है, देखो हर पॉइंट पर फोर्स क्या हो रहा है बदल रहा है। देखो यहाँ पर फोर्स कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, हर पॉइंट पर फोर्स बदल रहा है, तो ये होता है वेरिएबल फोर्स जहाँ बदलता है। इसमें भी वही है, एरिया इसका भी क्या कहलाएगा इम्पल्स कहलाएगा, एरिया इसका भी कहलाएगा इम्पल्स, ठीक है, इसका भी एरिया होगा वो क्या कहलाएगा इम्पल्स कहलाएगा, ठीक है, एरिया इसका भी इम्पल्स कहलाएगा। एक होता है वेरिएबल फोर्स और एक होता है कांस्टेंट फोर्स। मुझे बताओ F इजिकल टू 2i प्लस 3j, फोर्स कांस्टेंट है कि वैरी हो रहा है? ठीक है, सही है। ये मुझे बताओ, ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? बोलो, कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है? क्या इसमें कहीं XYZ है? ना। क्या इसमें कहीं T है? ना। अरे IJ तो क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। IJ क्या दिखाता है? डायरेक्शन। अब देखो, अगर कहीं ऐसे लिख के आ गया, ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल। अरे T बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा? 2 सेकेंड, और T बराबर 2 रख दिया तो 2 दूनी 4 दूनी कितने हो? 8। बदल गया फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स कौन सा कहलाएगा? वेरिएबल फोर्स। ऊपर वाला फोर्स कौन सा है? कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, इसे उतार लिया।
ठीक है, देखो ऐसा हो गया। अब जरा एक बात समझना इसके अंदर, बात कर दूं इसको, एक बात मुझे तुम्हें कोई बताओ, ए बराबर क्या होता था, ए ये लिखना नहीं है, डीवी ओवर वेलोसिटी बराबर क्या होता था, ds अपॉन तिरछी गुणा कर दो, तो ds बराबर v dt, dv बराबर a dt, dv बराबर समझ में आ रहा है, dv बराबर a dt। ठीक है, अब तुम जरा समझना कि सर ऐसा है, अगर हम इसमें कहें तुमसे a क्या है, a तो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ क्या दिखाता था, चेंज इन वेलोसिटी, क्या दिखाता था, और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्या दिखाता था, डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने क्वेश्चंस कराए थे तुम लोगों को, बोर्ड पे काफी क्वेश्चंस कराए थे। इसी प्रकार से अभी यहाँ पर देखो, अभी मैं कह रहा था आई बराबर क्या होता है, एफ इंटू, तो फोर्स और टाइम का ग्राफ का एरिया क्या दिखाएगा, इम्पल्स दिखाएगा। वही तो अभी मैंने बताया था कि एरिया क्या दिखाता है, इम्पल्स दिखाता है। ठीक है, एरिया इम्पल्स दिखाता है। अब देखो अगला हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, बस सॉरी इम्पल्स नहीं, फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, फोर्स और मोमेंटम, अच्छा इसमें इम्पल्स भी आ जाएगा, क्या चलो तो हो जाएगा। देखो बेटा एक बात देखो, सर अभी आप बोले इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, यही तो बोले, इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। अब देखना, अगर मैं एफ को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, डीपी ओवर, अरे कल ही तो तुम बोले थे चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ F की जगह लिखना चाहूँ dp ओवर, और dt ऊपर है, dt से तो I बराबर क्या आया, चेंज इन, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस, यहाँ पर I लिखना सही है। ठीक है, अब देखो बेटा इम्पल्स का एक फार्मूला और होता है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन भी तुम्हारा क्या कहलाता है, इम्पल्स। तो इम्पल्स के टोटल तुम्हारे, देखो बेटा इम्पल्स के टोटल तुम्हारे लिए कितने फार्मूला आ गए, 3। पहला फार्मूला, अगर f कांस्टेंट है, अगर f क्या है, कांस्टेंट, तो इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू dt, समय में परिवर्तन, बल गुणा समय में परिवर्तन है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो होता था I बराबर F इंटू dt, इसका क्या होता था, इंटीग्रेशन। अगर तुम्हें फोर्स क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो इम्पल्स का फार्मूला हो जाता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन। अब देखो जहां भी क्वेश्चन इम्पल्स का आया, जहां भी क्वेश्चन किसका आया, जैसे ही तुम्हें इम्पल्स का क्वेश्चन दिखा, सबसे पहले देखो बा में दो का है, अगर उसमें फोर्स दिया है तो इन दो में से एक लगेगा, सही है। अब देखो फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो ये लगेगा, वेरिएबल है तो ये लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर तुमको वेलोसिटी दी है और मास दिया है तो कौन सा लगेगा, चेंज इन मोमेंटम, फिर ये दोनों फार्मूला नहीं लगेगा, सही है। क्वेश्चन में तुमसे, क्वेश्चन में तुम्हारे लिए मास दे दिया या वेलोसिटी दे दिया, मास और वेलोसिटी दे दिया, तो हम क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे। और अगर मुझको फोर्स और टाइम दिया है और फोर्स वेरिएबल है तो ये लगाएंगे। फोर्स और टाइम दिया है लेकिन फोर्स क्या है, कांस्टेंट, तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, इम्पल्स। इम्पल्स के ये 3 फार्मूला है, बस इम्पल्स के सिर्फ ये 3 फार्मूला है।
ये वाला तरफ कर दूं? देखो मैंने मान लो तुम्हें कोई फोर्स दे दिया, ठीक है? और मैंने कहा अब मैंने तुमसे क्या पूछ लिया? इम्पल्स। ठीक है? टाइम भी मैंने तुम्हें दे रखा है, टाइम में परिवर्तन कितना है, तो सर ये 3 में से कितना घटा दो? 0। सबसे पहले फोर्स देखा, फोर्स मेरा क्या है? कांस्टेंट। अरे फोर्स में कहीं आई, कहीं x y z नहीं है, कहीं t नहीं है, कुछ नहीं है, फोर्स है कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्या निकालो? फोर्स का मॉड निकालो। मॉड निकालोगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का 4 चौक 16। ठीक है? 16 4 20। आंसर क्या आया? √29। अगर तुम्हें इम्पल्स निकालना है तो तुम बोले सर जी फोर्स इनटू टाइम कितना हो जाएगा बेटा? 3 माइनस 0, यानी कि आंसर आ गया 3√29 न्यूटन सेकेंड। ठीक है? ये आ ठीक है? इसे क्वेश्चंस में करवा देंगे, बहुत बड़ा। ये हो गया? अब देखो किसी क्वेश्चन में मैंने तुम्हें फोर्स दिया 2ti माइनस t²j। ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल। कैसा फोर्स है? और मैंने कहा जो टाइम वेरी कर रहा है, टाइम t = 1 से t = 3 सेकंड तक है। t = 1 से t = तो बस तुम्हें क्या फाइंड करना है? इम्पल्स फाइंड करना है, इम्पल्स। ठीक है? अब ये मेरा सर वेरिएबल फोर्स है। अगर वेरिएबल फोर्स है, अगर वेरिएबल फोर्स है तो मैं सीधे जानता हूं इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। सर अगर मैं फोर्स देखा तो 2ti माइनस t² इनटू dt इनटू कहां से कहां तक जा रहा है बेटा? तो 1 से इसका इंटीग्रेशन किया, यहां पर t है तो ये हो जाएगा 2t²/2। इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा साथ में, अच्छा आई साथ में हो जाएगा t की घात 3/, साथ में j। कहां से कहां तक? 1 से लेके 3 से। ठीक है? यहाँ हो रहा है इंटीग्रेशन।
अब जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता वो अब देखो खाली कि इंटीग्रेशन हुआ कैसे, ठीक है। ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। 2 से 2 कट गया, t की जगह क्या रखा 3, 3 तियां क्या हो गया 9, यहाँ रखा 3 तियां 9 तियां 27/3, फिर क्या आता है माइनस, ये आई है ये j, फिर रखा 1 रखेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, खाली आई बचेगा। यहाँ रखेंगे 1, ठीक है, माइनस है माइनस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/3, ठीक। अब देखो 9i 3 नेम 27, 9j माइनस आई माइनस माइनस प्लस, इसमें से ये गया आंसर बचा 8i, ठीक है। इसमें से ये सॉल्व कर लेना, यहाँ पर सॉल्व करना, ठीक है। 9 तियां 27, यहाँ बचेगा 26j/3, ये मेरा आंसर आ गया किसका, इम्पल्स। तो अगर मुझे वेरिएबल फोर्स होगा तो मुझे इंटीग्रेशन करके इम्पल्स निकालना पड़ेगा। वेरिएबल फोर्स होगा तो मुझे इंटीग्रेशन करके इम्पल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल फोर्सेस हो गया। अगर इसका आंसर मैग्नीट्यूड में होता तब क्या करते बच्चों, खाली बस निकाल लेते फटाफट मैग्नीट्यूड। उतार लिया, उतार लिया। अब देखो एक बार बताओ, ऐसी बताओ अगली, मैं स्कूटर से जा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूटर से जा रहा हूँ, मेरा मास 6 किलोग्राम है, मैं स्कूटर से जा रहा हूँ, मेरा और स्कूटर दोनों का मिला के मेरा मास 15 किलोग्राम, ठीक है, मेरा और स्कूटर दोनों को मिला के मेरा मास कितना है 15 किलोग्राम। पहले मेरी स्पीड थी, इनिशियल जो मेरी स्पीड थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 50 मीटर पर सेकेंड, 20 से कितनी हो गई, मेरा मास कितना है 15, कितना है। मैंने कहा बताओ मेरा इम्पल्स कितना हुआ, इम्पल्स कितना हुआ। अब मैंने इसमें क्या तुम्हें कोई फोर्स दिया है, मैंने तुम्हें क्या दिया है, मास और क्या दिया है वेलोसिटी। पहले मेरी कितनी थी 50, फाइनल हो गई 50, पहले कितनी थी 20, और मेरा मास क्या है 15, तो 15 गुणा, अरे 30 ही तो बचा, 15 तियां न्यूटन, बस आंसर हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया। इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू बी फाइनल माइनस, या फिर इसको ही हम लोग लिख सकते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस, बस छुट्टी, हो गया क्वेश्चन, कोई इसमें टेंशन वाली बात ही क्या थी, हो गया, ठीक है। अगले बढ़ते हैं हम लोग, खत्म कर दो इसको, है ना, खत्म कर दें। अब देखना सर, ऐसा है इम्पल्स के बाद अगर हम लोग अगले बढ़े, हम लोग कल एक्सेलरेशन की बात तो कर ही रहे थे,
ठीक है, किसकी बात कर रहे थे कल? एक्सेलरेशन की बात हो रही थी। ठीक, इसके बाद देखो बच्चों, ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पुली की। ठीक है, पुली। ठीक, अब देखो पुली से क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत सरल क्वेश्चंस आते हैं। पुली क्या होती है? पुली का काम क्या है? पुली का काम है किसी कार्य को सरल करना। पुली का काम है किसी कार्य को सरल करना। ठीक है, पहले पुली जो होती थी वो कुआं में लगी होती थी। ठीक है, अब तो कुआं खत्म हो गए। अगर किसी गांव में कोई पुराना कुआं होगा तो उसमें अब भी पुली लगी हुई तुम्हें दिख रही होगी। ठीक है, पुली से क्या करते हैं, एक तरफ की रस्सी पकड़ के हम खींचते हैं और दूसरे तरफ का जो बाल्टी होती है वो खींचते हुए कहाँ जाती है? ऊपर आ जाती है। ठीक है, ये तुम्हारी क्या होती है? इसका काम होता है पुली का। अब हम लोग अगर पुली की बात करें, देखो अगर हम लोग पुली की बात करें, अगर मैं इसमें ये कहूँ इसमें मास m1 ज्यादा है किससे? m2 से। ठीक है, और जो भी हम पुली लेंगे उसमें ये पुली और साथ में जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, वो हम कैसी लेंगे? मासलेस। हम ये मानेंगे कि ना तो पुली में कोई मास है और ना ही रस्सी में कोई मास है। ठीक है, कोई मास नहीं। अब देखना, अगर ये ज्यादा है ये कम है तो ये जो मास है ये जाएगा नीचे और ये जाएगा। अब जिससे ये नीचे जाएगा वो एक्सेलरेशन है, जिससे ये नीचे जाएगा उतनी ही तेजी से, भाई जाहिर सी बात है, जिससे एक नीचे जा रहा होगा उससे ही दूसरा वाला भी जा रहा होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हम लोग। अब देखो, अब जब ये जा रहा है, इसे मैंने मान लिया ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है? ए से। और ये किससे जा रहा है? ये भी ए से जा रहा होगा। यहाँ पर टेंशन क्या है? टेंशन क्या है? तो एक चीज याद रखना, एक ही स्ट्रिंग में, एक ही रस्सी में, एक ही स्ट्रिंग में टेंशन समान रहती है। एक ही स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहती है? अगर एक रस्सी हुई तो वहां में तनाव समान होगा। देखो एक ही रस्सी है, बस जब घूम के तय है, एक रस्सी है तो जितना तनाव इसमें होगा उतना तनाव इसमें होगा। सही है। अब सबसे पहले कि सर एक्सेलरेशन कितना होगा और तनाव कितना होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, तुम मुझे एक बार बताओ, कोई भी एक रस्सी है, उस रस्सी को पकड़ के तुम पकड़े हुए और नीचे भी आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है, देखो अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है इसका मतलब ये हो गया इस ब्लॉक का वजन क्या है? ज्यादा। इस ब्लॉक का वजन क्या है? तभी तो नीचे आ रहा है, तभी नीचे आ रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले M1 ब्लॉक की बात करूं, इस ब्लॉक का मास ज्यादा है और मास हमेशा कहाँ लगता है? नीचे। ऊपर रस्सी में क्या है? तनाव। सही है? सही है। अच्छा, तुम मुझे एक बार बताओ, कल तुमने एक बार मुझे बताई थी, ऐसे ही बताना। इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन। ठीक है, इसका मास है 2 किलोग्राम। मुझे बताओ ये द्रव्यमान जो है, ये जो ब्लॉक है वो किधर चल रहा होगा? कितने बल से चल रहा होगा? 7। कैसे निकालो? अरे 10 में से 3 घटा दो, समझ में आ गया। अब कतई यहाँ देखो भाई, एक बल लग रहा है नीचे, एक बल लग रहा है और ये कहाँ आ रहा है? नीचे। नीचे आ रहा है। अब मुझे बताओ जिधर चल रहा था वो बल ज्यादा था और ये कहाँ चल रहा है? इसका मतलब कौन ज्यादा? ये ज्यादा। ज्यादा में से क्या घटाओ? कम घटा दिया, तो जितना बचा, जैसे यहाँ कितना बचा? 7, ऐसे ही यहाँ जितना बचा
अगर यहाँ 7 बचा तो 7 बराबर ही तो तुमने एम ए करा था। अरे 7 बराबर क्या करते थे, एम ए की जगह क्या रखते थे 2, एम ए की जगह क्या रखते थे, देखो यहाँ एम ए की जगह क्या रखते थे तुम 2a, और तुम a कह दिया सर जी कितना होएगा 3.5, यही तो कहते थे तुम लोग। ऐसे ही तुम समझो यहाँ पर नीचे क्या लग रहा है M1G, ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है नीचे, नीचे क्यों आएगा क्योंकि M1G ज्यादा है, ऊपर कम, ऊपर कम। अब जितना बचा वो किसके बराबर है M1A। अरे यहाँ पर MA था, देखो 7 में से 3 गए कितने बचे 7, ऐसे ही देखो नीचे से ऊपर को, ऊपर को जो भी बचा वो किसके बराबर था यहाँ पर MA, तो यहाँ पर भी क्या करोगे M1A। समझ में आया, ठीक है, कितनों को समझ में आएगा, अरे बोलते हो सबके आएगी। अब देखो अब हम बात करें, अगर हम टी को उधर ले जाएं, टी को कहाँ ले गए उधर, इसको इधर लाएं, तो M1G इधर आएगा, M1 टी किसका हो गया प्लस, सही है। अब हम एक बार किसको ले रहे हैं M2 को, किसको ले रहे हैं हम लोग, एक बार हम ले रहे हैं M2, ठीक है। अब M2 में हम लोग देखें, सबसे पहले मुझे बताओ M2 वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है नीचे, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर इसमें टेंशन क्या लग रही है T, नीचे क्या है बेटा, मुझे बताओ ये ब्लॉक ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि तनाव ज्यादा है और नीचे वाला असर नारी। तुम एक रस्सी को पकड़ लिया और तुम नीचे आ रहे हो, तो तुम नीचे क्यों आ रहे हो क्योंकि रस्सी में तनाव कम है, तुम्हारा वजन ज्यादा है। अब तुमने रस्सी को पकड़ा और रस्सी तुम्हें और ऊपर ले जा रही है, इसका मतलब क्या है, जो ऊपर बल लग रहा है, जो ऊपर बल लग रहा है वो ज्यादा है और तुम्हारा मास क्या है, तुम्हारा वजन क्या है कम, यही तो है। तो यहाँ पर तनाव इसलिए ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है क्योंकि टी ज्यादा है, तो ज्यादा में से क्या घटाओ कम घटाओ, जो बल बचा उससे ही तो ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, उससे ये कहाँ जाएगा ऊपर। दोनों का एक्सेलरेशन क्या था सेम था। उठा के टी का मान यहाँ रख दो, यहाँ पर टी का मान रखेंगे तो ये आ गया M1G माइनस M1A माइनस M2G बराबर क्या है M2A, बराबर क्या है M2A, ठीक है, बराबर है M2A। अब देखो A को उधर पटका, A को उधर, तो यहाँ बचा M1G M2G M2A, इधर आके प्लस का क्या हो गया M1। यहाँ पर देखो तुम लोग G कॉमन ले लिया तो M1 माइनस, यहाँ पर A कॉमन ले लिया M2 माइनस M2 प्लस M1। यहाँ से A की वैल्यू निकालोगे तो आएगा M1 माइनस M2 G अपॉन M1 प्लस, ठीक है। अगर ये मान A का मान अगर तुम समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, A का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर रख दोगे तो बेटा मेरा जो टेंशन का फार्मूला है वो आएगा 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस, ठीक है। और जिसके जो कतई समझ में ना हो दिक्कत मत हो, खाली उतार लो, ठीक है। अगर तक कतई समझ में आए दिक्कत मत हो, सब याद है। हाँ वैसे जो रामायण कथा चाहे पढ़ने से कोई फायदा ना है, जो बोर्ड में पढ़ा जाता है ऐसे, ठीक है, बोर्ड में डेरिवेशन होता है वो क्या है। और भयानक गर्मी है, कौन सी ऐसी तुमने सरकारी योजनाओं को ऐसे भाव कैसे उठा लो, भरोसा कैसे रखो। आप लोग तो सिर्फ बैठे हो, हम खड़े हैं ऊपर से बोल रहे हैं,
बस में करेंगे और ज़्यादा लगती है। वैसे हम पसीना आता बहुत, वो कूलर पे आवाज़ आ रही ठीक है यार, गाड़ी में रखो। हाँ अपने उनमें आपने क्या रखवाया वो पानी उन्हें पिए रही है वालों और खत्म हुआ तुरंत भर के लाएगा। बच्चा लोगों तुम बताओ, आप बताओ हैं क्या नाम है आपका? चौधरी अंश। अंश ये बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं किसी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंकूं यू से तो रेंज का फार्मूला क्या था? ये तो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर फेंकने का था। मैं हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी से फेंका। बैठ जाओ, याद करो गुरु। फार्मूला था u बराबर तो r बराबर u √2h/। उतार लिया। अगर जो याद ना होगा तो कतई दिक्कत नहीं हो जाए, कतई याद करने की जरूरत ना है। ठीक है, जो जितनी रामायण कथा लिखी है जाए कतई याद करने की जरूरत ना है। उतार लिया। बता दिया है, डाल दें। डाल दें। जल्दी जल्दी है, जल्दी जल्दी। हाँ ठंडा ना ले। चलो मैं डाल दूं। अब देखो सर जी, एक बात जरा समझो, एक सभी लोग देखो बेटा, अभी जो चीज़ मैंने पढ़ाई नहीं पता था कोई दिक्कत नहीं थी, ये सब ये वाला डेरिवेशन। ठीक है, एक बात जरा देखना, हमेशा बस एक चीज़ याद रखो कि अगर तुम्हारे पास कोई पुली हो, कोई क्या हो, अगर तुम्हारे पास में कोई भी पुली है, उस पुली में से उस पुली में दो मास लटक रहे हैं, एक मास m1 एक मास, तो जो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का फार्मूला होता है, तो जाहिर सी बात है जो जिसका वजन ज्यादा वो नीचे जाएगा। तो जिसका वजन ज्यादा, मैंने कहा वजन किसका ज्यादा, m1 का, मान लो वजन किसका ज्यादा, तो क्या करना, ज्यादा में से कम वाला घटाना, ज्यादा में से कम वाला, m1 में से क्या घटा दिया, ज्यादा में से कम वाला घटाना, और इधर g और इधर जोड़ देना मास। सही है।
अब मान लो बेटा यहाँ पर तो m1 ज्यादा था m2 कम था। अगर मान लो क्वेश्चन में सर जी m2 ज्यादा हो जाए और m1 क्या हो जाए तो क्या करोगे भाई? ज्यादा में से कौन सा घटाओगे? कम वाला। तो जो ज्यादा है उसमें से कम वाला घटाया g अपॉन मास को जोड़, अपॉन मास को हमेशा ज्यादा में से कौन सा घटाओगे? कम वाला। ठीक है। अब टेंशन में कोई नहीं, 2 जितनी मास है, हाँ 2, हाँ 2 एक तरफ का मास गुणा दूसरी तरफ का मास, फिर g बटे मास को क्या कर दिया? जोड़। यहाँ पर भी फार्मूला वही रहेगा, 2 एक तरफ का मास गुणा दो तरफ का मास g बटे m1 प्लस सीधा। ठीक है। अब देखो नीट ने क्वेश्चन पूछा है, एक पुली है, एक तरफ मास 3 किलोग्राम है, एक तरफ मास 2 किलोग्राम है, तुम्हें एक्सेलरेशन बताना है। तुम्हें क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है। ऑप्शन 2g/5, 3g/5, g/5, जी क्या बताना है? एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है? बस कौन सा ऑप्शन है? अरे सर जी क्या करो, ज्यादा है, ज्यादा में से क्या घटाया? बटे जी, और इधर दोनों तो ऊपर खाली जी बचा, 3 में से देखो 1 जी बचा, नीचे 5, आंसर ये होगा। ठीक है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था एक सिंपल सा। अगर इसमें टेंशन पूछता तो टेंशन कैसे करते साथी हम? तो 2 गुणा 1 मास गुणा दूसरा मास जी बटे दोनों मासों को जोड़ दिया, 3 दूनी 6 दूनी 12 जी बटे 5 का हो तो न्यूटन। ठीक है। ये क्या आ गया? टर्म। ये टर्म, ये जो करते सबसे सरल क्वेश्चन। ठीक है। सबसे सरल क्वेश्चन था, हाँ नीट ने पूछ भी लिया था। अब उसके अगले बढ़ते हैं हम लोग। बड़े अगले खत्म करें इसको। खत्म करें। चलो अब देखो बाल को, सर जी एक पुली बताए 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। जल्दी से एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा? ठीक है। g/9। चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? किधर को चीज ज्यादा है? अरे इतने कितने जुड़े हैं और इतने, तो इतने ज्यादा इधर ज्यादा, तो क्या करा सर जी? 5 में से क्या घटा दिया? 4 जी बटे दोनों मासों को जोड़ दिया। आंसर क्या आ गया? जी अपॉन समझ में आ गया। अब क्या निकालो? टेंशन। क्या निकालो? कि इस रस्सी में कितनी टेंशन होगी। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करें? 2 गुणा एक तरफ का मास 5, दूसरी तरफ का मास 4 जी बटे दोनों मास, इन मासों सभी मासों को जोड़ दिया तो 5 और 4 कितने हो गए? 5 दूनी 10 चौक 40 जी बटे 9 न्यूटन। आंसर हो गया। सही है। ऐसे आंसर हो गया। उसके बाद हो गया। खत्म करूं इसको? ठीक है। 1 मिनट रुक जा रहे हैं, 1 मिनट रुक जा रहे हैं।
चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालें सर। सर एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं तो इधर जाता है इधर, तो ये चीज नीचे जाएगी ए से, तो ये उतने ही कहाँ से जाएगी। अब देख लो सर जी, 5 और 3 8, 8 और 2 10 में से क्या घटाया 7, जी बटे 10 और 7 17, तो कितना आ गया 3g बाई, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब किसकी बात करूं सर, तो टेंशन की। अगर मैं यहाँ टेंशन देखूं T, सर अगर मुझे टेंशन देखनी है तो 2 गुणा एक तरफ का मास 10, दूसरी तरफ का मास 7, जी बटे टोटल जोड़ा कितना आया 17, सब मासे जोड़ दी कितना आया 17, कितना हो गया 140 जी बटे 17 न्यूटन, 140 जी बटे 17, सही है। अब हम बात करते हैं बेटा T1 की। अब हम बात क्या करेंगे, अब ए या तो एक है रस्सी ही, इसीलिए दोनों में टेंशन का भी समान, लेकिन ये रस्सी तो अलग है, ये रस्सी अलग है, ये रस्सी, अगर अलग अलग रस्सियां होंगी तो टेंशन भी क्या होगी। सबसे पहले अपन निकालेगा कि सर T1 में टेंशन कितनी होगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, T1 रस्सी ऊपर जा रही है कि नीचे। ये T1 जो टेंशन जहां लग रही है, ये जो पूरी साइड है, ये नीचे जा रही है ऊपर जा रही है। T1 साइड, T1 ये पूरी साइड कहाँ जा रही है, अरे बजनी नहीं ना है, तो इधर ये जा रही है नीचे, तो उधर का जा रही है। अब जरा देखना, सबसे पहले T1 वाली रस्सी कौन से वेट को उठाए हुए है, 3 और इन्हीं को तो उठाए हुए है। अब देखना जरा, मैं यहाँ पर एक चीज बना रहा हूँ, बस एक ही बना रहा हूँ। ऊपर लग रहा है सर T1, और यहाँ पर वजन कितना है बेटा 8, अरे दोनों को उठाए हुए 8 वजन है। और बेटा नीचे क्या लग रहा होगा mg, तो m का है 8, m का है, अरे दोनों को 5 और 3 8, नीचे का लग रहा है 8, ऊपर का लग रहा है T1। ये जा कहाँ रही है, नीचे क्यों जा रही है, क्योंकि 8g ज्यादा है और T1, भाई नीचे कोई चीज क्यों जा रही है, नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि 8g ज्यादा है और T1 क्या है कम, बराबर ma, m कितना है 8 और यहाँ पर। अब देखना, अगर उधर ले जाऊंगा तो T1 किसका हो जाएगा प्लस का, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, दोनों में क्या ले लिया 8 कॉमन, तो G माइनस बराबर 8, ऐसे ही G। बेटा एक्सेलरेशन कितना आया था 3g अपॉन 17, इसे सॉल्व करके मेरी T1 आ जाएगी, इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगी। अब ऐसे ही देखना, कतई ऐसे ही देखना, मुझे बताओ T3 इसकी बात कर रहा है अपन, ये मुझे बताओ, ये बात सबके समझ में आ गई ना, आ गई तो कौन बताए, तो ये प्रॉब्लम है। हाँ बता, खड़े होगा, मुझे बता T3। अब मुझे कितना निकालूंगा T3 दिख रहा है क्वेश्चन में, T3 दिख रही है, ये क्या है T3, ये कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है। T3 किसे उठाया हुआ है 4 किलोग्राम को, ठीक है। अगर अब देखना जरा, यहीं पर देखना बेटा, ये है मेरा 4 किलोग्राम, कितना है ऊपर क्या जा रहा है सर, नीचे तो हमेशा क्या लगता है mg, m कितना है 4, तो 4g नीचे लगेगा हमेशा। अब मुझे बताओ ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि T3 ज्यादा है और 4g, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ T3 माइनस 4g बराबर ma, यही तो आ गया।
अब मैं 4G को अगर इधर लाऊं तो 4A प्लस 4, तो 4 कॉमन ले लिया तो चाहे लिख लो G प्लस सर 4 ऐसे ही G ऐसे ही, A की जगह क्या लगा दिया 3G बटे, क्या यहाँ से T2 आ जाएगी, बेटर T2 आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा। अब तुम जरा इसमें बस एक छोटी सी बात याद रखो, जो भी चीज ऊपर जाएगी, जो भी चीज ऊपर ये जा रही थी, तो टेंशन, इसमें टेंशन ये किसको खींचे हुई थी 4 को खींची हुई थी। तो अगर कोई चीज ऊपर जाएगी, अगर कोई चीज अगर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो जो टेंशन है वो हो जाती है mg प्लस, देखो mg प्लस। लेकिन अगर कोई चीज, कोई ब्लॉक कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, तो टेंशन हो जाती है m, देखो mg माइनस, समझ में आ रहा है, ठीक है। मास कौन सा लगेगा, जितने मास को वो रस्सी खींच रही है, जितने भी खींच रही है। अब देखना इसे, अगर मैं इसमें T2 निकालूं, क्या निकालूं बेटा, मुझे बताओ, T2 वाला हिस्सा नीचे ऊपर कहाँ जा रहा है, नीचे जाता है तो क्या आता है mg माइनस T2 किसे खींच रहा है, सिर्फ 5 को, तो m क्या हो गया 5, g माइनस a कितना है 3g बटे 70, जब टेंशन किसमें हो गई T2, सही है। तो ये मैंने करके बता दिया, मैंने डायरेक्ट तुम्हें नहीं बताया था, ठीक है। तो उतारो और याद रखना, अगर कोई भी ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो रस्सी में टेंशन होती है mg प्लस a, अरे ये T3 है, ठीक है। अगर कोई भी ब्लॉक ऊपर जाएगा, कोई ब्लॉक कहाँ जाएगा ऊपर, तो जो टेंशन होगी वो होगी mg प्लस a। अगर कोई ब्लॉक नीचे जाएगा तो जो टेंशन होगी वो होगी mg माइनस p। ऊपर जाएगा mg प्लस a, नीचे जाएगा mg माइनस a, सही है। बता लिया, करता ही हवा न चल रही है, करता ही। अरे बरसात तो है, जब से धान लगे तो सब कतई बरसात है भाई। बता लिया। फिर पता है क्या हुआ, अब धान लगे, बरसात हुई नहीं, तो जो लोग खेती करते हैं उन्हें पता होगा, धान में सुड़ी लग गई, ठीक है, जो पेड़ होता है उसमें सुड़ी लग गई, तो स्प्रे करवाई। अब जो स्प्रे कर रहा हो वो बेहोश ही हो, जहर की स्प्रे दी और गर्मी दी बहुत, और सब तरफ का गन्ना, हवा कभी चल नहीं रही, तो उसे फटाफट होश में लाए। हाँ, फिर मैंने घर वालों से कहा, अब देखो ऐसा है, तुमने इसमें जहर की स्प्रे कर दी, बोले यार। मैंने कहा अब ये धान खाया नहीं जाएगा अपने घर पे, इस सबको बेची हो, ठीक है। तो हमने एक खेत टारगेट किया,
ऐसा टारगेट किया खेत जिसको 2-3 बीघा खेत है ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, खुरपी लेके लड़ा रहे हैं खेत को। घर के लोग हैं वे, जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बेचारे गरीब अपने बोले कौन स्प्रे करे, तो हमने उनसे कही, हमने कि ये घर के लिए ले रहे हैं, बोले ना बेचेंगे, तो हमने कतई ध्यान रखिए हम खरीदेंगे। सही है, तो क्या हो जाएगा, ये तो आदमी बेहोश ही को बस है, और तुम कह रहे हो आदमी से बोल बात धान में कुछ ना होगा। और इस समय हाँ सुड़ी वाली, और इस और तुम एक बात और याद रखना, पता है सुड़ी ले नहीं, इस प्रेजेंट टाइम में इस समय बैगन कम खाओ, और जो साग आ रहे हैं, जितने साग आ रहे हैं, जितने भी साग आ रहे हैं तुम्हारे मेथी पालक के कि तुम्हारे कि मूली के, वो कभी मत खाइयो, भयंकर जहर मिला रहे हैं हम, भयंकर जहर। सही है, मतलब इस तरह करना है जहर की कलम बनाया है, कुछ नहीं उतार लिया, रफ कर दूं इसको। एक तो छोटी सी है ना बस, सफेद कलर की। हाँ चलो देखो बच्चों, बस एक जो खाली ऐसे ही बताने हैं तुम्हें फटाफट, ठीक है। सही है, जल्दी बताओ एक्सेलरेशन कितना हुए, वो एक्सेलरेशन कितना होएगा? एक्सेलरेशन कितना होगा? 5 में से 3 गए, देखो 3 और 2 5 में से जी बटे क्या बचा, 2g बटे g बटे, सही है। टेंशन बताओ, टेंशन कितनी होगी? तो 2 गुणा 3 और 2 गुणा g बटे 5 जोड़ा 30g बटे 8 15g बटे 4, ठीक है। अब जल्दी से T1 बताओ, जल्दी से क्या बताओ T1। कहाँ मिल गई? जल्दी से T1 बताओ। इधर देखो, सबसे पहले 3 किलोग्राम ऊपर जा रहा हो नीचे, कहाँ जा रहा हो? फिर से बताओ, अरे ये ज्यादा और ये ज्यादा वाला नीचे जाता है और हल्का वाला कहाँ जाएगा? तो ये नीचे जा रहा है। अगर सर कोई चीज नीचे जा रही होती है तो टेंशन होती है mg माइनस, ऊपर जा रही है तो mg प्लस। तो ये T1 वाला सिर्फ किसे खींच रहा है? 3 को, g माइनस a कितना आया तुम्हारा? g अपॉन इसे करा तो ये आया 3g बाई, आंसर क्या आया? 9g बटे 4 न्यूटन, 9g बटे, सही है। आंसर और 9g बटे 4, ठीक है।
खत्म करें? बड़े हटाओ, इसे कलर करना है। ये बच्चे लोग देखो, सर ये मेरे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल क्या मान लिया? थीटा। स्मूथ है, स्मूथ का मतलब कैसा है? चिकना, स्मूथ है। अब तुम देखना, ये बच्चा लोग यहाँ पर कोई मास है m, स्मूथ है, यहाँ पर कोई मास है m। अब जरा देखना, सबसे पहले देखो सर जी, स्मूथ है, इंक्लाइंड प्लेन है, मास कितना है? तो ध्यान रखना जो mg लगता है, mg हमेशा प्लेन के कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर। mg हमेशा प्लेन के कैसे लगेगा? और जो नॉर्मल है वो हमेशा लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब। ठीक है, इसका मतलब होता है लंबवत। देखो एक बार बच्चों, कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है, उस पर जो वजन लगेगा ना, उस पर जो वजन लगेगा, वेट लगेगा नीचे की ओर, वो हमेशा सरफेस, हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर लगेगा। थोड़ी देर देख लो, अब गर्मी तो पड़ेगी, क्या करा जाए, ठीक है। यहाँ तो तब भी कुछ गर्मी नहीं है बच्चों। मैं जब 12वीं में पढ़ता था तो हमारे सर जी पढ़ाते थे, विवेक राय सर जी, तो वो ये कमरा बहुत बड़ा है, इस कमरे से भी आधे कमरे में 200 बच्चे 150 बच्चे बैठ जाते थे। और वो एकेडमी में पढ़ाते थे। और पता है ये तुम्हारी ये बैग रखने की बेंच है, ये बैग रखने की बेंच नहीं होती थी, जिस पर बैठ गए हो बाई पे पाइन पे बैठ कर लिखो, ठीक है। और जिन बच्चों को जगह नहीं मिलती थी वे पीछे खड़े रहो, खड़े खड़े लिखो, ये है। और जितना, मेरी बात सुनो, जितना तपोगे उतना निखरोगे, जितना तपोगे उतना निखरोगे, ठीक है। और तपोगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। सोना बनना है तो भट्टी में तो जाना ही पड़ेगा। अब इसे भट्टी है समझ लो, इस समय इतनी गर्मी हो गई है। ये चलो पढ़े। अब देखो बच्चे लोग, ये मेरा क्या है? ये मेरा प्लेन है, ये प्लेन है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या लग रहा है? mg। और इसके ये मेरा क्या है बेटा? सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लग रहा है? नॉर्मल। अब देखना, इस mg को मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक इधर और एक, जितना एंगल ये उतना एंगल, तो mg थीटा की तरफ जाके क्या हो जाएगा? mg cos, mg इधर जाके क्या हो जाएगा?
mg sin, हमेशा याद रखना mg sin, ठीक है। तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मल हमेशा क्या होगा, देखो ये नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के, mg cos थीटा के, तथा नीचे की ओर सरफेस के पैरेलल हमेशा क्या लगता है, mg sin थीटा, हमेशा mg sin थीटा लगता है। नीचे की ओर पैरेलल हमेशा क्या लगता है, mg sin, ठीक है। नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, mg sin। बेटा यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये जो बॉडी चल रही होगी ये कहाँ चलेगी, ऐसे ही तो चलेगी, ऐसे चलेगी। और मैंने कहा किसी बॉडी को चलने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है, जो उसके सरफेस के पैरेलल। तो देखो सरफेस के पैरेलल कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, और यही क्या हो जाएगा, m। अरे नीचे की ओर एक्सेलरेशन यही तो होगा, m से m, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, g sin। तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में जहां फ्रिक्शन नहीं है, जहां घर्षण नहीं है, वहां पर नॉर्मल हमेशा क्या होगा, mg, नॉर्मल हमेशा mg cos थीटा, और जिस फोर्स के कारण वो नीचे चल रही है वो क्या होगा, mg sin थीटा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, g sin थीटा। सही है। अब एक बात समझो, मैंने कहा किसी पार्क में, तुमने देखा होगा किसी पार्क में वो लगे हुए होते हैं सरकने वाले होते हैं, ठीक है। या किसी वाटर पार्क में जाओ, तो वाटर पार्क में ऊपर से फिसलो, नीचे पानी में गिरते हो, बहुत ऊंचे वाले होते हैं, एक तो बच्चे वाले होते हैं, बहुत ऊंचे वाले होते हैं, ठीक है। अब तुम जरा समझना, वहां पर एक 100 न्यूटन की और उस पे सर्किट, एक सर्किट 30 न्यूटन की, ठीक है। 100 न्यूटन की समझ रहे हो, क्योंकि रिक्शा वाला भी 4 सवारी को बराबर पैसे ले उससे। अब मुझे बताओ, नीचे पहले कौन आएगा, नीचे पहले कौन सी आंटी आएगी, मोटी वाली पतली वाली, दोनों साथ आएंगी। क्यों, इधर देखो बेटा, नीचे की ओर एक्सेलरेशन क्या होता है, g sin, क्या मास पे डिपेंड कर रहा है, तो जब मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो दोनों कैसे आएंगी, ठीक है। एक का मास ज्यादा, एक का मास कम, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों साथ आएंगी, हैं? बता लिया, चलो खत्म करें इसको। खत्म करूं, रब कर दूं? करें खत्म? चलो अब देखो, ए बच्चा लोग एक क्वेश्चन देखना।
एक्सेलरेशन बताना है तुम्हें, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। हमको क्या बताना है इसमें, एक्सेलरेशन। अब देखना हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला है वो याद कर लियो खाली, ठीक है, उससे इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या याद करना है, देखो बेटा जब ऐसे पुली होती थी, जब ऐसे पुली होती थी तो एक्सेलरेशन का फार्मूला तुम बोले m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस, यही तो बोले थे। अब देखना इधर, ये जा रहा है नीचे और ये जा रहा है, ये देखो कितना एंगल है इसका, थीटा, इसका एंगल सही है। अब देखना अगर ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये नीचे जा रहा है तो ये ज्यादा मतलब m2 के साथ में ये एंगल कितना बनाया हुआ है, तो m2 साइन थीटा, सही है। ये क्या है, m1 कितना एंगल है, थीटा 1 बटे टोटल मास m2 प्लस इंटू अभी और देखना बेटा, यहाँ पर टेंशन का फार्मूला होता था 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस, यहाँ पर बेटा टेंशन का फार्मूला होगा खाली m1 m2 g अपॉन m1 प्लस। अब देखो एक एंगल क्या है, थीटा 1, दूसरा एंगल क्या है, थीटा 2, सही है। ये किसका फार्मूला हो गया, टेंशन का, ये किसका हो गया, टेंशन का। अब जरा देखना, एक थोड़ी देर और देखो फिर लिख लो। सर एक बात समझो, अगर ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करें तो कौन सी आफत आ जाएगी। देखना ये फार्मूला मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, ये सभी पुली के लिए फार्मूला है, ठीक है, यूनिवर्सल, इसमें अप्लाई करो। देखो बेटा ये मान लो जमीन है, ये क्या है, जमीन। अगर ये नीचे जा रहा है तो ये जमीन से कितना कोण बना रहा है, 90। ये ऊपर जा रहा है तब भी ये कितना बना रहा है, दोनों 90 बना रहे हैं। बेटा ये ब्लॉक नीचे, ये ट्रिक है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो कितना बना रहा है, 90। ये ऊपर जा रहा है तो ये भी कितना बना रहा है, 90। अब देखना इसमें, सर इसमें ये वाला 90 बना रहा है मान लो, ठीक है, तो साइन 90, दूसरा वाला भी क्या बना रहा है, 90 बटे अपॉन m1 प्लस, बेटा साइन 90 1 होता है और ये भी क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया, m2 माइनस m1। अरे यही तो आ जाता सर जी, आ जाता। इसी प्रकार से टेंशन में देखो बेटा, यहाँ भी 90 रख दूँ, यहाँ भी 90 1 90 1 और 1 क्या हो गया, आ गया यही फार्मूला, पूरा फार्मूला। तो ये जो थीटा है ये क्या है, ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो थीटा है वो है जमीन से प्लेन कितना एंगल बना रहा है। थीटा क्या है, जमीन से प्लेन कितना एंगल बना रहा है। थीटा याद रखना, थीटा कौन सा लेंगे हम लोग, थीटा लेंगे जमीन या फिर ग्राउंड से, जमीन से प्लेन कितने एंगल पर है, कितने एंगल पर, जमीन से प्लेन कितने एंगल पर है, वो फार्मूला हम लोग लेते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसका अगले में कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ इसका, जमीन से प्लेन कितने एंगल पर है। फार्मूला याद रखना खाली, बस m2 जिस एंगल पर है वो एंगल, साइन एंगल ले लिया, माइनस m1 जिस एंगल पर है वो एंगल ले लिया, g बटे m1 प्लस m2 झाड़ का, सही है। ऐसी टेंशन में कहा m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, फिर एंगल, साइन पहला एंगल फिर साइन दूसरा एंगल, ठीक है, ये ले लिया। खत्म करें,
खत्म कर दूं? यस सर। अब देखो ये देखो बच्चों, बताओ जल्दी एक्सेलरेशन और टेंशन कितनी होगी? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है खाली, बस छुट्टी। ठीक, अब देखना इस ट्रिक में हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये नीचे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? सभी लोग देखो, ये कहाँ जा रहा है? नीचे। एक्सेलरेशन निकालो, नीचे जा रहा है तो कौन सा जा रहा है? m1। m1 धरती से कितना कोण बना रहा है? ये धरती है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कितना कोण बना रहा है? 90। तो m1 sin 90, फिर क्या होता है? माइनस। दूसरा क्या है बेटा? m2 धरती से कितना कोण बना रहा है? अरे बोलो कितना कोण बना रहा है? थीटा। अरे m2 कितना कोण बना रहा है बच्चों? थीटा ही तो बना रहा है, साथ में g बटे m1 प्लस, बोलो साइन 90 क्या होता है? a। तो क्या हो गया? m1 माइनस m2 साइन थीटा g अपॉन m1 प्लस, ये क्या आ गया? बस हो गया। अब जल्दी से जाके टेंशन बताइए। टेंशन में क्या होता है सर जी? कोई टेंशन नहीं, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस, एक कोण कितना बना रहा है? 90। दूसरा कोण कितना बना रहा है? थीटा। m1 देखो, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? साइन थीटा। हो गया टेंशन, होगी टेंशन। अरे ये एक्सेलरेशन का आ गया, ये किसका आ गया? टेंशन का। ठीक है, अदरवाइज अगर तुम इक्वेशन बना के करोगे ना तो करते रहो, फिर तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इक्वेशन बना के नहीं करना है हमको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, बस छुट्टी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, खत्म करें इसको।
जल्दी बताओ। लो ये क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन बताओ। नीचे वाले को रफ कर दूं, अब तुम खुद बताना देखना। सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करूं मैं, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं सर? मुझे बताओ, नीचे m1 जा रहा है, m1 कहाँ जा रहा है? अगर m1 नीचे जा रहा है तो m1 कितने कोण पर है? थीटा पर। तो m1 साइन माइनस दूसरा कोण कौन सा है? m2 कितना कोण है बेटा? m2 पैरेलल चल रहा है। इधर देखो, ये मेरी धरती और ये कोण, ये m1 चल रहा है इधर, तो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, और पैरेलल चलते हैं तो कोण कितना होता है? अरे धरती से 0 कोण बना रहा है, कितना बना रहा है? 0। तो ये क्या हो गया? साइन 0 g बटे टोटल मास जोड़ लो m1 प्लस, अब जल्दी से देखो सर, m1 साइन थीटा, ऐसे ही साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? तो बाहर क्या रह गया? खाली अपॉन m1 प्लस, ज़्यादा सजा के लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, m1 g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस। अब जल्दी ये टेंशन देखो, टेंशन का फार्मूला सर जी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। पहला कोण कितना बना रहा है? थीटा, दूसरा कितना बना रहा है? 0। तो सिर्फ आंसर क्या आया? m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ सिर्फ क्या रह गया? साइन थीटा। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या रह गया? साइन थीटा। आंसर हो गया। दिख रहा है? देखो चलो, इसका बताओ। ठीक है, टाइम हो गया। सेम होगा, इसका और इसका क्या है? यही आंसर सेम है। ठीक है, कल और पढ़ेंगे इसका।